हेलो स्टूडेंट्स। आज जितने भी मैंने इंस्ट्रूमेंट्स आपको दिखाए थे, चाहे वो ल्यूकार्ट्स मोल्ड या एल मोल्ड हो, चाहे प्लास्टिक के कैसेट्स हों या स्टील कैप्सूल्स या स्टील कैसेट्स हों या पैराफिन मोल्ड हो या पैराफिन ब्लॉक हो, वो सारे यूज़ होते हैं या वो सारे एक एक स्टेप में यूज़ होते हैं इन दिस प्रोसेस नोन एज टिश्यू प्रोसेसिंग, या जिसको हम कॉमनली कहते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल टेक्निक। सो लेट्स स्टडी हिस्टोपैथोलॉजी टेक्निक। जो जितना भी प्रोसेस या जो भी प्रोसीजर होता है, कोई भी ऑटोप्सी स्पेसिमेन हो या कोई भी सर्जिकल पैथोलॉजी स्पेसिमेन हो। सर्जिकल पैथोलॉजी स्पेसिमेन से मेरा मतलब है जो भी ऑपरेशन थिएटर से कोई भी जब हमारे पास स्पेसिमेन आता है, फॉर एग्जांपल यूट्रस है, अपेंडिक्स है, गॉल ब्लैडर है, कोई ओवेरियन सिस्ट है, सीए ब्रेस्ट है, कोलन है, anything which is cut in the operation theater is sent for histopathological analysis. Similarly, जब ऑटोप्सी की जाती है तो विसरा जो होता है वो प्रिजर्व किया जाता है फॉर हिस्टोपैथोलॉजिकल इवैल्यूएशन। तो दोनों भी तरफ से जब आपके पास एक टिश्यू आया, आप चाहते हैं कि वो प्रिजर्व्ड रहे। क्यों प्रिजर्व्ड रहे? कि हम उसको माइक्रोस्कोपिकली इवैल्यूएट कर सकें, और दूसरा एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए, ताकि हम स्टूडेंट्स को पढ़ा सकें जो अच्छे स्पेसिमेन है। हाउ द ओवेरियन सिस्ट्स लुक लाइक, हाउ इज़ द सीरस सिस्ट एडिनोमा, हाउ इज़ द म्यूसिनस सिस्ट एडिनोमा, सीए ब्रेस्ट कैसा दिखता है। सो फॉर एकेडमिक इंटरेस्ट एंड ऑल्सो फॉर डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, हम चाहते हैं कि वो जो टिश्यू है वो प्रिजर्व्ड रहे। इस प्रिजर्वेशन को सर्जिकल पैथोलॉजी की भाषा में हम फिक्सेशन कहते हैं। सो फिक्सेशन का मतलब होता है कि हम चाहते हैं कि वो टिश्यू खराब ना हो, मतलब वो टिश्यू ऑटोलाइज ना हो जाए। ऑटोलाइज का मतलब होता है वो खुद को नष्ट ना कर ले टिश्यू, वो टिश्यू बैक्टीरियल कंटामिनेशन से बचा रहे, और वो टिश्यू के ऊपर जो आगे का प्रोसीजर होगा टिश्यू प्रोसेसिंग में, अलग अलग केमिकल्स और स्टेन्स से जो हमले होंगे, उससे वो बचा रह सके, उसका आर्किटेक्चर प्रिजर्व्ड रहे। इस पूरे प्रोसेस को में जब हम प्रिजर्वेशन करते हैं उसको हम कहते हैं फिक्सेशन। फिक्सेशन में यूज़ होने वाले लिक्विड को हम कहते हैं फिक्सेटिव। तो जो सबसे रूटीनली यूज्ड या मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव है वो है फॉर्मेलिन। ऐसे याद रखिए, F फॉर फिक्सेटिव एंड F फॉर फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन क्या है? इट इज़ फॉर्मेल्डिहाइड गैस विच इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर, or 40% solution of formaldehyde is known as formalin solution. So this is the most commonly used preservative, that is formalin. उसके बाद आपसे पूछा जाता है what are the various steps of tissue processing. So it is dehydration, clearing, impregnation and embedding, DCIE. These are the steps in this order. Dehydration कॉमन पार्लेंस में हमको पता है डिहाइड्रेट करना मतलब वाटर को रिमूव करना। तो अब ये जो टिश्यू हमारे पास आया है, या तो ऑटोप्सी पीएम रूम से या ऑपरेशन थिएटर से, जो सर्जिकल पैथोलॉजी का स्पेसिमेन आया है, उसमें वाटर है और अभी हमने उसको फिक्सेटिव में डाल के रखा है ताकि वो फिक्स हो सके। तो अब हम चाहते हैं कि फिक्सेटिव और वाटर से हम रिप्लेस कर सके एक ऐसे फ्लूइड से जो कि उसमें उसका पानी पूरा निकाल देगा। दैट इज़ डन बाय अ डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड, एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड इज इथाइल अल्कोहल और एसीटोन। तो ये पहला स्टेप था, डिहाइड्रेशन, टिश्यू से पानी और फिक्सेटिव को निकालना। दूसरा स्टेप है क्लियरिंग का। क्लियरिंग का मतलब है ये जो डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड है इसको निकालना और उसकी जगह एक ऐसा मीडियम डालना जो कि डिहाइड्रेटिंग फ्लूइड से भी मिसिबल है, और आगे के स्टेप में आने वाले एम्बेडिंग मीडियम जो कि वैक्स है उससे भी मिसिबल है, उससे भी आराम से मिक्स हो सकता है। तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लियरिंग एजेंट्स होते हैं ज़ाइलीन और क्लोरोफॉर्म। उसमें से भी द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्लियरिंग एजेंट इज ज़ाइलीन। फिर इम्प्रेग्नेशन पे हम आते हैं। थर्ड स्टेप, इम्प्रेग्नेशन में क्या करना है हमको? ये जो क्लियरिंग एजेंट था उसको हमने रिप्लेस किया पैराफिन वैक्स से। पैराफिन वैक्स को हमने मोल्टन स्टेट में डाला, इससे जितना भी पानी था उस टिश्यू का वो पूरा निकल जाएगा और इट विल बी रिप्लेस्ड बाय वैक्स।
चौथा स्टेप है एम्बेडिंग का। एम्बेडिंग में क्या करते हैं कि जो मोल्टन वैक्स हमने टिश्यू के ऊपर डाला था, अब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और वो बनाएगा एक ब्लॉक को। लेट अस अंडरस्टैंड लाइक दिस। अभी हमने डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग और इम्प्रेग्नेशन के बाद हमको एक टिश्यू मिला। ये सारे प्रोसेसेस, ये सारे स्टेप्स जो थे वो कैसेट के अंदर था टिश्यू, ठीक है। कैसेट एक लिड है, सपोज ये प्लास्टिक कैसेट है, इसके अंदर ये टिश्यू है। ये सारे स्टेप्स को से गुज़रता हुआ अब वो फाइनल स्टेप में आया है जहाँ पे हमको उसका एक ब्लॉक बनाना है। ब्लॉक क्यों बनाना है? क्योंकि हम उसको काटना चाहते हैं छोटे छोटे, बहुत ही छोटे थिन सेक्शंस में, जो कि 3 to 4 माइक्रॉन्स की साइज़ के होते हैं, ताकि हम उसको स्लाइड पे ले सकें और देख सकें माइक्रोस्कोपिकली। तो इस स्टेप के बाद, सपोज दिस इज़ द टिश्यू, वी टेक आउट दिस टिश्यू and we put it on an embedding cassette। और ये समझ लीजिए 2 आपने एल मोल्ड्स रखे हैं इस तरह से। इसके ऊपर आपने यहाँ पे टिश्यू को रखा और आपने मोल्टन वैक्स डाला। मोल्टन वैक्स, पिघला हुआ मोम, थोड़ी देर में वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और आपने अब ये एल मोल्ड्स को हटा दिया यहाँ से। तो अब आपको एक क्यूबॉइडल ब्लॉक मिला जिसमें ये टिश्यू लगा हुआ है। ओके, सो नाउ दिस इज अ सॉलिड मोल्ड, दिस इज नोन एज अ ब्लॉक और अ कास्ट, और इसमें टिश्यू है। नाउ दिस surface is available for cutting. So this firm tissue is now cast in molten wax so as to form a solid cuboidal block of wax on cooling. This is done usually by L mold, या डायरेक्टली आप कैसेट के ऊपर भी मोल्टन वैक्स डाल सकते हैं और उससे भी आप एक ब्लॉक, टिश्यू ब्लॉक बना सकते हैं। दिस इज़ एन ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर। ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर में हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं कि कौन से फ्लूइड में टिश्यू कितने देर रहेगा, और उतनी देर रहने के बाद रोबोटिक आर्म्स वो सारे कैसेट्स को इस फ्लूइड से निकाल के दूसरे फ्लूइड में डाल देते हैं। सपोजिंग हाफ एन आवर आपको रखना है उसमें, हाफ एन आवर के टाइमर के बाद उसके आर्म्स सारे कैसेट्स को सेकेंड फ्लूइड में डाल देंगे, सेकेंड से थर्ड में डालेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये प्रोसेस मैनुअली भी किया जा सकता है। दोनों के लिए हमको 12 कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम चेंज कहते हैं। सो एडिक्वेट नंबर ऑफ चेंजेस ऑफ ईच सोल्यूशन, हर सोल्यूशन में कुछ देर बिताने के बाद उस सारे कैसेट्स को, सारे टिश्यू कैसेट्स को हम दूसरे सोल्यूशन में डालते हैं। इसको हम कहते हैं चेंजेस ऑफ ईच सोल्यूशन। प्रेफरेबली फुल्ली ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर में किया जा सकता है, जिसमें डिजिटली कंट्रोल हम उसको कर सकते हैं और ऑटोमेटेड टाइमर लगा सकते हैं, या फिर मैनुअली भी कर सकते हैं। और जो 12 कंटेनर्स यूज़ होते हैं उनके टाइमिंग्स ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेलिन में आपको पता है अगर पहले से फिक्स्ड नहीं है वो टिश्यू तो आपको फिक्स करना है उसको। फिर 70%, जिसको हम कहते हैं असेंडिंग ग्रेड्स ऑफ अल्कोहल, 70%, 95%, 100%, दिस इज ऑल डिहाइड्रेशन। ओके, डिहाइड्रेशन जो पहला स्टेप हो गया आपका फिक्सेशन। फिक्सेशन के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज ऑल डिहाइड्रेशन। द मोस्ट कॉमनली यूज डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज इथाइल अल्कोहल। डिहाइड्रेशन के बाद आपने पढ़ा क्लियरिंग। क्लियरिंग मोस्ट कॉमनली यूज्ड एजेंट इज xylene। उसके बाद इम्प्रेग्नेशन, दिस इज डन बाय पैराफिन वैक्स। ओके, सो द टाइमिंग इज फिक्स्ड कि आपको 1 घंटा किस में रखना है, आधा घंटा किस में रखना है। सो यू कैन ईदर डू इट बाय ऑटोमेटेड मशीन्स और बाय मैनुअल मेथड। उसके बाद जब डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग, इम्प्रेग्नेशन, उसके बाद इस तरह से मोल्टन वैक्स ऐड की जाती है उसमें, जिसको हम कहते हैं एम्बेडिंग। एम्बेडिंग स्टेशंस रहते हैं, ये भी फुल्ली ऑटोमेटेड हो सकते हैं या फिर आप उसको मैनुअली भी कर सकते हैं। जब ये ब्लॉक हमको तैयार मिल गया उसके बाद उसको हम कट करते हैं यूजिंग दिस रोटरी माइक्रोटोम। सो दिस इज asked in a viva. So this tissue block is cut using very fine
disposable steel blades which cut the sections uniformly into 3 to 4 microns. Very, very, very important question. 3 to 4 micron thickness के sections काटता है ये माइक्रोटोम. वेरी शार्प स्टील ब्लेड रहती हैं इसकी. और सेक्शंस काटने के बाद हमको एक रिबन, जैसे वो काट रहा है तो हमको एक रिबन के जैसे वैक्स के साथ टिश्यू मिलता है. इसको हम वाटर बाथ के ऊपर डालते हैं. सेक्शंस आर फ्लोटेड ऑनटू अ वाटर बाथ जिसका टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 5 to 10 डिग्रीज लेस दैन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स, सो दैट वैक्स सिर्फ सॉफन होगा और जो थिन सेक्शन है वो उसके ऊपर पूरे फ्लैट आउट हो जाएंगे. जैसे ही सेक्शंस फ्लैटन आउट होते हैं हम उसको एक स्लाइड पे ले लेते हैं, स्लाइड पे माउंट कर लेते हैं और उसको एक रैक के ऊपर सूखने रख देते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो स्टेप है वो स्टेनिंग का है. अब ये जो सेक्शंस हमने स्लाइड पे लिए हैं हम चाहते हैं कि वो स्लाइड के ऊपर चिपके रहें. स्लाइड के ऊपर चिपकाने के लिए हम एग एल्बुमिन या PLL पॉली एल लाइसिन को यूज़ करते हैं. मतलब स्लाइड को पहले हम कवर कर लेते हैं एग एल्बुमिन से या PLL से, कोट कर लेते हैं स्लाइड को. सो स्लाइड्स आर कोटेड विथ एग एल्बुमिन और PLL एंड देन वी पुट द सेक्शन सो दैट द सेक्शंस आर नॉट वॉश्ड अवे ड्यूरिंग स्टेनिंग. स्टेनिंग रूटीनली हिस्टोपैथोलॉजिकल टिश्यूज़ जो रहते हैं उसको हम हिमेटॉक्सिलिन एंड नियोसिन दैट इज़ कॉल्ड HNE स्टेन से स्टेन करते हैं. स्टेन करने के बाद एक कवर स्लिप के ऊपर एक माउंटेंट लिक्विड लगाते हैं और उसको फिक्स कर देते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि वो जो स्टेन्ड स्लाइड है वो ख़राब हो डस्ट के द्वारा या कोई और स्क्रैचेस लग जाएं उसके ऊपर और वो हमेशा के लिए प्रिजर्व्ड रहे. इसलिए जो स्टेन हो गया टिश्यू उसके ऊपर कवर स्लिप और कवर स्लिप के ऊपर एक माउंटेंट होता है, DPX यूजुअली यूज़ होता है. दैट इज़ अ गुड माउंटिंग मीडियम. उससे हम उस कवर स्लिप को चिपका देते हैं टिश्यू सेक्शन जो स्टेन्ड सेक्शन है उसके ऊपर. अभी जो माउंटिंग मीडियम है ये भी पूछा जाता है आपसे. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड माउंटेंट और माउंटिंग मीडियम इज DPX. अब आप मुझे इसका फुल फॉर्म देख के बताएंगे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DPX. तो इसके जो फीचर्स होने चाहिए, जो क्राइटेरिया होने चाहिए, इट मस्ट हैव अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.4 to 1.5. इट मस्ट बी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट. इट शुड सॉलिडिफाई रैपिडली एंड इट शुड नॉट ऑल्टर द स्टेनिंग आफ्टर prolonged storage. फिर स्पेशल स्टेन रूटीनली हम HNE यूज़ करते हैं. फिर ये स्पेशल स्टेन्स भी हम यूज़ कर सकते हैं. अगर हमको स्पेसिफिकली फंगाई देखने हैं तो हम पास यूज़ कर सकते हैं. रेटिकुलन जो लिवर बायोप्सीज में हमको फाइब्रोसिस देखना रहता है. सुडान 3, सुडान 4, सुडान ब्लैक बी, ऑयल रेड ओ फैट स्टेन्स हैं. फैट को देखने के लिए ज़ील नीलसन, यू ऑल नो इट इज़ फॉर AFB. वॉन कोसा फॉर कैल्शियम. मेसन्स ट्राइक्रोम ऑल्सो for fibrous tissue and collagen, Congo red for amyloidosis, Pearl's Prussian blue for hemosiderin and iron. Immunohistochemical markers और immunohistochemistry, तो जो immunohistochemical stains होते हैं वो monoclonal antibodies which are directed against various specific antigens, इसको हम यूज़ करते हैं for diagnosis और for सब क्लासिफिकेशन ऑफ अ ट्यूमर. जैसे लिम्फोमा है तो कौन सा टाइप का लिम्फोमा है, फॉर मीजेनकाइमल ट्यूमर्स, फॉर मेटास्टेटिक डिपॉजिट्स, सार्कोमा को कार्सिनोमा में डिफरेंशिएट करने के लिए एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो IHC मार्कर्स भी इस प्रोसेस के एंड में किया जा सकता है. दिस इज़ माई रेफरेंसेस. थैंक यू सो मच. So this is a plastic tissue cassette. It has got a lid to secure the tissue. This is how we receive the specimens or biopsies from the OT. We match the identification number of the biopsy and we put the same number on the tissue cassette. We put the tissue in the cassette directly after fixation, usually after overnight fixation. और इस तरह से पहले दोनों के नंबर्स हम मैच कर लेंगे. जो नंबर स्पेसिमेन पे डला है वही नंबर हम कैसेट पे डालेंगे और उसके लिड को सिक्योर कर देंगे ताकि वो टिश्यू बाहर ना निकल आए कैसेट के.
अब ये कैसेट घूमेगी अलग अलग लिक्विड्स में, चाहे ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर में, चाहे मैनुअल मेथड में. ओके, सो दिस इज़ हाउ इट द एंटायर टिश्यू प्रोसेसिंग प्रोसीड्स. ये जो दिख रहा है आपको, ये मोल्टन वैक्स डालने के बाद जो बना हुआ ब्लॉक है, ब्लॉक में आप देख सकते हैं वो जो ब्लैकिश दिख रहा है, दैट इज़ द टिश्यू, एंड दिस इज़ द कटिंग एज, जहाँ से माइक्रोटोम जो है वो उसको कट करेगा.